नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। मध्य प्रदेश में रेत माफिया सरकारी सिस्टम पर पूरी तरह हावी है। मुरैना में वनकर्मी की हत्या के बाद एक बार फिर सिस्टम और व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। जब बीएस टीवी ने पड़ताल की तो उसके पीछे 2000 करोड़ से ज्यादा के रेत के खेल का खुलासा हुआ है। ये सब खादी, अफसरशाही और रेत माफिया के गठजोड़ से संभव हो रहा है। इसी पर देखिए बीएस टीवी की एक्सक्लूसिव स्टोरी। खौफ रेत माफिया, सिस्टम लाचार, माफिया हावी, राजनीतिक संरक्षण में पनप रहा रेत माफिया, खादी, अफसरशाही, माफिया का गठजोड़, हर साल 2000 करोड़ से ज्यादा का अवैध कारोबार, रेत के खेल के आगे सरकारी सिस्टम ढेर, माफिया के आगे नतमस्तक सिस्टम। इसे शासन प्रशासन की लाचारी नहीं कहें तो क्या कहें। अभी तक सरकारी सिस्टम रेत माफिया और उसके अवैध कारोबार को रोकने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं कर पाया है। हर बार निर्देश सिर्फ दिखावा साबित होते हैं। मुरैना में रेत माफिया ने एक वनकर्मी को ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर मार डाला। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन ये खूनी खेल आगे थमेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह माफिया, अफसरों और नेताओं का महागठबंधन है। मुरैना की घटना में भी बीजेपी के 2 नेता हत्यारे निकले। ऐसे चल रहा रेत का खेल। 2024-25 में 10,290 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिला। 38 रेत समूहों का माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर के तौर पर चयन। प्रदेश में 728 रेत खदानों के वैध संचालन की अनुमति मिली, जबकि 200 से ज्यादा अवैध रेत खदानों का संचालन हुआ। हर साल 2000 करोड़ का अवैध कारोबार का खेल जारी। साल 2025-26 में 13,000 करोड़ रुपए का टारगेट सेट। एक तरफ सरकार 1 नंबर के खनन से अपना खजाना भर रही है, तो वहीं दूसरी ओर 2 नंबर का खेल भी चल रहा है। हर साल टारगेट बढ़ाया जाता है। इस टारगेट के साथ ही अवैध खनन का कारोबार जोर पकड़ता है। हर साल 2000 करोड़ से ज्यादा का अवैध रेत का कारोबार होता है। दिखावे के लिए अवैध कारोबार को रोकने को लेकर सिस्टम और व्यवस्थाएं की जाती हैं, लेकिन ये सिर्फ आंख में मिर्ची झोंकने जैसा होता है। ऊपर से लेकर नीचे तक सभी की मिली भगत से अवैध कारोबार का खेल चलता रहता है। जब कोई इसके आड़े आता है तो उसे रास्ते से हटा दिया जाता है। माफिया के आगे नतमस्तक सिस्टम। दिखावे के लिए बनाए 41 ई चेक गेट। सैटेलाइट निगरानी सिस्टम भी फेल। खनिज परिवहन वाहनों में जीपीएस सिस्टम नाकाम। खनिज अफसरों की मिली भगत उजागर। पर्यावरण अनुमति के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति। रेत खदानों का नीलामी सिस्टम भी फेल। खादी, अफसरशाही, माफिया का बड़ा गठजोड़। मध्य प्रदेश में वैध रेत खदानों के समानांतर 200 से ज्यादा अवैध रेत खदानें चल रही हैं। इन जगहों पर प्रतिबंधित भारी भरकम मशीनों से नदियों का सीना छलनी किया जाता है। इससे जलीय जीवों को भी भारी नुकसान होता है। पर्यावरण की अनुमति के नाम पर भी खिलवाड़ किया जाता है। दूसरी तरफ बारिश में प्रतिबंध के चलते रेत माफिया अवैध रेत का भंडारण भी कर लेते हैं। माफिया के मुद्दे पर विपक्ष आसान सियासत करता है, तो वहीं सत्ता पक्ष हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति का राग गाता है। इस मुद्दे पर सियासत भी जमकर होती है, लेकिन जब मिला जुला मामला हो तो फिर माफिया को किसकी फिक्र है। ये बीजेपी के नेता जो उत्खनन कर रहे हैं, जिन्होंने एक आरक्षक को ट्रैक्टर से मार दिया, लगातार चल रहे हैं। ये नहीं रोक पाएंगे। मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, कोई अवमानना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोर्ट भी इनको वो करने से रोक नहीं पा रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि ये जो सत्ता के उसमें अहंकार से परिपूर्ण हो गए, इसलिए इस तरह के जितने भी काम हैं अवैध, ये पूरे जोर शोर से चल रहे हैं। चाहे वो भू माफिया के मामला हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे रेत माफिया। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा सभी तरह के माफिया को ध्वस्त करने का काम किया गया है। मध्य प्रदेश में जहां भी रेत माफिया की कोई भी घटना हुई है, सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की गई, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस की सरकार के दौरान माफिया को संरक्षण दिया जाता था। बड़े नेता गोविंद सिंह स्वीकार करते थे कि मध्य प्रदेश में माफिया के साथ
कांग्रेस के नेताओं का तालमेल है। यहाँ तक कि उमंग सिंगार तो दिग्विजय सिंह को सबसे बड़ा माफिया कहते थे। भारतीय जनता पार्टी सरकार की इच्छा शक्ति की वजह से माफिया तंत्र ध्वस्त हो रहा है। कांग्रेस के नेता माफिया को बचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। जब सिस्टम बिकाऊ हो जाए और हमारे जिम्मेदार नेता माफिया से मिल जाएं, तो रेत माफिया को किसका डर रहेगा। इसी महागठबंधन की वजह से रेत माफिया बेखौफ हैं और सरकारी सिस्टम लाचार। ये हर साल की कहानी है। दावे वादे सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। मंत्रालय से निर्देश दिए जाते हैं और कागजी आदेश टोकरी में डाल दिए जाते हैं। ये सिस्टम और व्यवस्था जब तक नहीं सुधरेगी तब तक रेत माफिया का बोलबाला रहेगा। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। और वहीं मध्य प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। कोयले पर टैक्स में कमी के बावजूद प्रदेश में बिजली सस्ती नहीं हो रही, जिससे आम उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है। ऊर्जा क्षेत्र के जानकार इसे नीतिगत असंतुलन और निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। आप देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी पर सवाल। कुप्रबंधन की कीमत जनता क्यों चुकाए? आखिर निजी कंपनियों को फायदा क्यों? बिजली दरों के खेल में जिम्मेदार कौन? नियामक संस्थाओं की ढिलाई का क्या है कारण? मध्य प्रदेश में 2026-27 की टैरिफ याचिका में बिजली कंपनियों ने करीब 4,400 करोड़ रुपए की आय दर्शाई है, जबकि 2024-25 की सत्यापन याचिका में लगभग 7,000 करोड़ रुपए का घाटा बताया गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि इतने बड़े अंतर के बावजूद नियामक आयोग द्वारा इस याचिका को स्वीकार करना कई बड़े सवाल खड़े करता है। नए वित्तीय वर्ष में बिजली कंपनियों को होने वाले फायदे से उम्मीद थी कि प्रदेश में 10% तक बिजली की दरों में कमी देखने को मिलेगी। बावजूद इसके बिजली कंपनियों ने पुराने वित्तीय वर्ष का घाटा सत्यापन याचिका के जरिए स्वीकार कराने का निर्णय लिया है। साथ ही जनता के हक पर न केवल डाका डाला गया, बल्कि जनता पर इसका अतिरिक्त बोझ भी बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश बिजली उत्पादन के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। प्रदेश के पास करीब 33,049 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है, फिर भी 3,000 करोड़ रुपए की सरप्लस बिजली का बोझ उपभोक्ताओं पर डाला जा रहा है। सवाल ये भी कि जब बिजली अतिरिक्त है तो उसका भुगतान जनता क्यों करे? मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जो टैरिफ आदेश जारी किया गया है वह प्रदेश की जनता को काफी भारी पड़ने वाला है। कहने को तो 4.8% की वृद्धि की गई है, किंतु कई चीजों बहुत ही तरीके से गलत उसमें विसंगति की गई है। जैसे कि भारत सरकार द्वारा GST 2 के तहत कोयले पे कंपनसेशन था 400 रुपये टन, वो हटा दिया और GST 6% से 12% 18% कर दी, जिससे करीब 25 पैसे प्रति यूनिट का फर्क पड़ना था। किंतु कमीशन ने इस बात को नहीं सुना। कमीशन ने यह बोल दिया कि यह जो है यह टैरिफ में नहीं आएगा, यह इसको हम फ्यूल पावर एडजस्टमेंट से करेंगे, जो कि गलत है। इसे टैरिफ में देना था ताकि टैरिफ पर बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके अलावा कमीशन द्वारा जो 2026-27 का टैरिफ है उसमें 4400 करोड़ रुपए की आय दिखाई है, किंतु ये जो सत्यापन याचिका 2024-25 की है उसमें करीब 7,000 करोड़ का घाटा दिखाकर ऐसे 28 से 67 करोड़ का नेट घाटा बताकर टैरिफ बढ़ाए गए हैं, जो कि जनता के साथ अन्याय है और इसका जनता को प्रतिकार करना चाहिए। ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार राज्य में निजी कंपनियों के साथ हुए पावर परचेज एग्रीमेंट भी विवादों में है। आरोप है कि इन समझौतों के तहत महंगी दरों पर बिजली खरीदी जा रही है, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं के बिल पर पड़ रहा है। बिजली कंपनियों के अधिकारियों के कुप्रबंधन और गलत आकलन का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। नीतिगत विफलता का जिम्मेदार कौन? सरप्लस बिजली खरीद में उपभोक्ताओं से वसूली। उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा 3,000 करोड़ रुपए का खर्च। गुजरात, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने दरों में वृद्धि नहीं की। ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने बिजली दरों में कमी की। गुजरात में 66,489 मेगावाट बिजली का उत्पादन, महाराष्ट्र में 57,447 मेगावाट बिजली का होता है उत्पादन, मध्य प्रदेश में 33,049 मेगावाट बिजली का होता है उत्पादन। ऐसे में सवाल उठता है, जब अन्य राज्य राहत दे सकते हैं तो मध्य प्रदेश में दर क्यों बढ़ाई जा रही है?
बिजली उत्पादन क्षमता के मामले में मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। ऐसे में इतनी बड़ी क्षमता के बावजूद महंगी बिजली खरीदना प्रदेश की ऊर्जा नीति पर सवाल खड़े करती है। वर्तमान में प्रदेश की बिजली आवश्यकता 18,000 मेगावाट, उत्पादन क्षमता 25,000 मेगावाट। प्रदेश के पास पहले से ही 7,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता मौजूद है। नए पावर परचेज एग्रीमेंट के कारण उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार, 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार डालने की तैयारी। अगले 25 वर्षों में उपभोक्ताओं से की जाएगी वसूली। हाँ, यह कंपनियों को, निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की चाल है। और जो मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट का प्रबंधन नहीं, कुप्रबंधन है कि इनके द्वारा 3,000 करोड़ रुपए सरप्लस बिजली के उपभोक्ताओं से वसूले जाएंगे। उपभोक्ता सरप्लस बिजली का क्यों भुगते? यदि मैनेजमेंट आप बिजली का सही नहीं कर पाते तो उसका उपभोक्ता को जो टैरिफ है उसके अलावा ये 3,000 करोड़ रुपए का भार भी भारी पड़ता है। इसी प्रकार जो बिजली चोरी है, बिजली चोरी के करीब 700 करोड़ रुपए जो कि बिजली कंपनी को भुगतना चाहिए वह उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा है। इस तरीके के करीब 16 संकेतों पर मैं कमीशन का ध्यान पुनः आकर्षित करना चाह रहा हूं और मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी। आमतौर पर इतने बड़े पावर परचेस एग्रीमेंट से पहले सार्वजनिक सुनवाई आवश्यक होती है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये कि क्या निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश हो रही है? क्या यह नीतिगत विफलता है? आखिर नियामक संस्थाओं की ढिलाई का क्या कारण है? इसी को लेकर उपभोक्ता संगठनों और बिजली क्षेत्र के जानकारों में गहरी नाराजगी है। जबलपुर से BSTV के लिए प्रतीक मोहन अवस्थी की रिपोर्ट। कल यानी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसे लेकर सियासत भी तेज हुई। एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी दोनों खुद को उनका सच्चा अनुयायी बता रही हैं, वहीं आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बाबा साहेब का सम्मान सच में हो रहा है या फिर यह दलित वोट बैंक साधने की सियासी रणनीति बनकर रह गया है? आप देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। आज छत्तीसगढ़ समेत पूरा देश संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मना रहा है। बाबा साहेब के नाम से विख्यात डॉक्टर अंबेडकर आज सूबे की सियासत के भी केंद्र में है। प्रदेश का दलित और शोषित समाज उन्हें अपना मसीहा मानता है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज होने का सपना देखने वाला हर दल आज अंबेडकर में नजर आ रहा है। जिन विचारधाराओं के खिलाफ बाबा साहेब ताउम्र खड़े रहे, आज वे भी प्रदेश के चौक चौराहों और बस्तियों में उनकी जयंती मनाकर खुद को उनका सबसे बड़ा अनुयायी साबित करने में जुटे हैं। रायपुर की बाबा साहेब आम्बेडकर चौक से लेकर बस्तर और सरगुजा के गांवों तक नीले झंडों के बीच सियासी दलों का ये जमावड़ा सामाजिक न्याय के बहाने दलित वोट बैंक को साधने की एक बड़ी कवायद है। छत्तीसगढ़ में चुनावी समीकरणों को देखते हुए बाबा साहेब को अपनाने की ये होड़ आज साफ दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी लगभग 12 से 13%। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 10 सीटें SC वर्ग के लिए आरक्षित। कई सामान्य सीटों पर भी दलित मतदाता जीत हार तय करने में सक्षम। यही कारण है पार्टियां अंबेडकर का सबसे बड़ा अनुयायी दिखाने की कोशिश करती हैं। दोनों प्रमुख दलों के बीच अंबेडकर की विरासत को लेकर अक्सर जुबानी जंग होती है। कांग्रेस का दावा अंबेडकर को संविधान सभा में लाने और अवसर देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का तर्क है कांग्रेस ने अंबेडकर को हमेशा अपमानित किया और चुनाव हरवाया। छत्तीसगढ़ में अंबेडकर का नाम सामाजिक न्याय से ज्यादा चुनावी गणित का हिस्सा बन चुका है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि अंबेडकर के विचारों के विपरीत पहले बयान दिए गए और अब जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित कर छवि सुधारने की कोशिश की जा रही है, जिस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कांग्रेस ने आज तक कभी भी उनका सम्मान नहीं किया, बल्कि उनको चुनाव में हरवाने की कोशिश की। उनकी आत्मा जानती है, वो तो राजनीति है कि बाबा साहब अम्बेडकर को ये लोग मान रहे हैं, नहीं तो पता नहीं क्या क्या शब्दों से इन लोगों ने नवाजा है, मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कुछ लोगों के कहने से पूरा पार्टी या संगठन या पूरे देश के लोगों को ऊपर उसका दोषारोपण नहीं किया जा सकता। हमारे देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
का सम्मान करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। वो जिस पार्टी में थे, जीते जी उनका सम्मान नहीं हुआ, बल्कि बराबर उनको अपमानित करने का काम हुआ। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक अखाड़े में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत अब वैचारिक प्रतिबद्धता से ज्यादा चुनावी अंकगणित का विषय बन गई है। दलित आबादी और विधानसभा की निर्णायक सीटों पर पकड़ रखने वाले इस वर्ग को साधने के लिए दोनों प्रमुख दल आम्बेडकरवाद का मुखौटा ओढ़ने की होड़ में हैं। लेकिन क्या ये सही है कि जिस महामानव ने जीवन भर अवसरवाद के खिलाफ संघर्ष किया, आज उन्हीं की जयंती को सियासी दल अपनी छवि सुधारने और सत्ता के समीकरण बिठाने के लिए एक सुनियोजित अवसर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। BSTV के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। और वहीं देश में हो रही जनगणना को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी बयान उफान पर है। जनगणना की मांग करने वाली विपक्ष आज इसी मामले पर सत्ता पक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा जनगणना को भी राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, तो वहीं भाजपा इन आरोपों को नकारते हुए कांग्रेस पर पूरी राजनीति करने का आरोप लगा रही है। तो क्या आंकड़ों की इस कवायद के पीछे राजनीति छुपी है या सिर्फ बयानबाजी, सियासी बयानबाजी हो रही है? आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जनगणना यानी देश की आबादी, सामाजिक ढांचे और आर्थिक स्थिति का सबसे बड़ा डेटाबेस। लेकिन इस बार ये आंकड़ों की कवायद सियासी रंग में रंगती नजर आ रही है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार जानबूझकर जनगणना में देरी कर रही है ताकि चुनावी समीकरणों को साधा जा सके। कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री और वरिष्ठ आदिवासी नेता अमरजीत भगत ने कहा कि एक तरफ देश के 5 राज्यों में चुनाव है, महिला आरक्षण को लेकर विशेष सत्र होने वाला है, ऐसे में सरकार जनगणना को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, जबकि आदिवासियों की ओर से अलग धर्म कोड की मांग की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार इस पर निर्णय क्यों नहीं ले रही है। जनगणना को लेकर एक तरफ प्रशासनिक तैयारी पूरी हो चुकी है, वहीं इन तमाम प्रशासनिक तैयारियों पर कांग्रेस के राजनीतिक आरोप पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि एक बार जनगणना हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबकी असलियत बाहर आ जाएगी, सबकी पोल खुल जाएगी। आपके पास सबसे पहला जो प्राथमिकता होना चाहिए वो जनगणना होना चाहिए, और इस जनगणना में आप जो मापदंड तय कर रहे हैं, आपने कहा है कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। उसमें ट्राइबल कम्युनिटी का एक मांग आया है कि ट्राइबल के लिए अलग से कोड, धर्म कोड एक जारी करना चाहिए, जिसमें एक्चुअल में कितने ट्राइबल्स की पॉपुलेशन से वो पता चलेगा। जनगणना 11 में हुई थी, कितने साल हो गए? 16 साल। हर 10 साल में होना चाहिए, तो देरी हो गया है। उसके बाद ही इनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सबका पर्दा खुलने वाला है, कौन कितने पानी में है, इसलिए ये लोग जनगणना का विरोध कर रहे हैं। जनगणना होने दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। फिलहाल जनगणना से डेटा सामने आएगा, डेटा के आधार पर विकास की योजनाएं तैयार की जाएंगी, विकास की राह तैयार होगी। वहीं राजनीतिक दल इस डेटा का राजनीतिक इस्तेमाल कर अपना सियासी नफा नुकसान का आकलन करेंगे। यही वजह है कि जनगणना शुरू होने से पहले सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। BSTV के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। अब बात प्रदेश में बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर हुई सियासत की। बीजेपी नेहरू परिवार पर बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का बड़ा आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस ने बीजेपी को अंबेडकर विरोधी कहकर आरोपों का जवाब दिया। अंबेडकर जयंती को हर कोई सियासी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए इसी पर बनी हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर सबसे ज्यादा सियासी कार्यक्रमों की गूंज सुनाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता भी भोपाल से लेकर बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली महू में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान सियासत भी जमकर देखने को मिली। इस मौके पर बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा ने जिला, मंडल और बूथ स्तर पर विशेष अभियान के तहत संगोष्ठी, स्वच्छता अभियान सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। मौका जयंती का था, लेकिन सियासत इससे दूर नजर नहीं आई। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, नेहरू परिवार ने हर समय अंबेडकर का अपमान किया, उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने नहीं दिया गया।
चुनाव हराने का काम भी किया। कांग्रेस ने और नेहरू परिवार ने हर समय बाबा साहब अम्बेडकर साहब का अपमान किया। ये इतिहास है, ये मैं नहीं कह रहा। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। उन्होंने ता जिंदगी अम्बेडकर साहब का अपमान किया, उनको चुनाव हराने की कोशिश की, उन्हें हर समय लोकसभा में जाने से रोकने का काम किया। मध्य प्रदेश में एससी का समीकरण। प्रदेश में एससी की 35 सीटें आरक्षित। एससी सीटों पर बीजेपी की मजबूत स्थिति। बीजेपी का 26 विधानसभा सीटों पर कब्जा। कांग्रेस के पास महज 9 विधानसभा सीट। प्रदेश में एससी वोट बैंक पर बीजेपी का कब्जा है। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें उसके पास हैं। कांग्रेस का जनाधार इस वोट बैंक से खिसक रहा है। एक बार फिर इस वोट बैंक पर अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। एआईसीसी सचिव कुणाल चौधरी ने कहा, बीजेपी बाबा साहब के विचारों के तहत मूलभूत सुविधाएं आम जनता को नहीं दे रही। प्रदेश में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। उनके अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। समानता का अधिकार नहीं दिया जा रहा। बीजेपी सिर्फ इवेंट और आयोजनों पर पैसा खर्च कर रही है। बड़े बड़े आयोजन और आयोजन के नाम पे सिर्फ खर्चा करने से नहीं, उनके विचारों को आत्मसात करना होगा। इस देश के संविधान की रक्षा करनी होगी और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करना होगा। जब बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से हम चल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी उन विचारों का हमेशा विरोध करती आई, इस देश के संविधान का विरोध करती आई और कहीं ना कहीं देश के मौलिक और नैतिक अधिकारों का विरोध करते आई। तो ऐसे लोग सिर्फ संगोष्ठियों के माध्यम से कथनी और करनी का अंतर बता। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के वोटर्स की आबादी लगभग करीब 17% है। किसी भी चुनाव में आबादी महत्वपूर्ण योगदान देती है। कई बार हार जीत भी यही आबादी तय करती है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, ये वोट बैंक इन सियासी दलों के लिए कितना जरूरी है। इसलिए मौका कैसा भी हो, पूरी ताकत के साथ दोनों पार्टी मैदान में उतरती हैं। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। अब बात मंदसौर की, जहां मंदसौर के भानपुरा थाना क्षेत्र से आई एक वारदात ने रिश्तों की नींव को हिलाकर रख दिया है। दूधाखेड़ी गांव में जो कुछ हुआ उसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है और एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब रिश्तों में भरोसा भी सुरक्षित नहीं रहा। कहानी एक ऐसे पति की जो पत्नी की बेवफाई का शिकार हो गया। आप देखिए खास रिपोर्ट को और समझिए पूरा मामला। पराये इश्क में पत्नी बनी कातिल। पत्नी ने रचा खौफनाक प्लान। प्रेमी संग मिलकर पति की कर दी हत्या। पति के किए टुकड़े, दफनाया शव। पराये इश्क में दिया हत्या को अंजाम। 39 साल के धनराज ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो जिसे अपनी अर्धांगिनी समझ रहा है, वही औरत एक दिन किसी और के प्यार के खातिर उसका कत्ल कर जमीन में दफन कर देगी। लेकिन अफसोस कि धनराज की जिंदगी और मौत के बीच की यही सच्चाई है। धनराज की पत्नी उसकी गैर मौजूदगी में किसी और के साथ इश्क लड़ा रही थी और बीते 5 साल से धनराज इस हकीकत से अनजान था। लेकिन जब राज खुला तो धनराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। पर धनराज अपनी पत्नी से रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता था, लिहाजा सब कुछ जानते हुए भी उसने पत्नी को समझाने की कोशिश की। लेकिन पराये इश्क में रंग चुकी धापू बाई को ये समझाइश नागबार गुजर रही थी। वो हर तरह से अपने प्रेमी की हो जाना चाहती थी और इसके लिए उसने जो रास्ता चुना वो उसे गुनाहों के उस अंधेरे में ले गया जहाँ से लौटना अब धापू बाई के लिए नामुमकिन है। दरअसल धनराज की पत्नी का इश्क उसके ही गांव में रहने वाले पंकज चौधरी से चल रहा था। पंकज भी धापूबाई के इश्क में हर हद को पार कर जाना चाहता था, लिहाजा दोनों ने मिलकर धनराज को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लिया। धनराज की मौत का वक्त और जगह तय की गई। अपने खिलाफ हो रही साजिश से अनजान धनराज पत्नी के बुलावे पर खेत में जा पहुंचा, जहां पंकज पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। पंकज और उसकी प्रेमिका ने मिलकर धनराज का गला दबाना शुरू कर दिया और तब तक गला दबाते रहे जब तक धनराज के प्राण पखीरू न उड़ गए।
हथियारों पर वहशीपन इतना सवार था कि उन्होंने न सिर्फ धनराज को मौत के घाट उतार दिया, बल्कि शव पर डीजल डालकर जला भी दिया। उसके बाद जेसीबी से गड्ढा खोदा और उसमें शव को दफन कर कानून को गुमराह करने की साजिश भी रच डाली। हालांकि पुलिस जांच में जब सख्ती बरती गई तो दोनों टूट गए और सच उगल दिया। देखिए, बानपुरा के अंदर एक घटनाक्रम आया था जिसके अंदर पत्नी द्वारा और जो तथाकथित व्यक्ति है जिसके द्वारा वो मर्डर की घटना को कारित किया गया, इनके द्वारा थाने पे आके गुमशुदगी कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो पत्नी है उसका पति काफ़ी टाइम से गायब है। तत्पश्चात पुलिस ने इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तब इसमें कुछ साक्ष्य परिलक्षित हुए कि किसी व्यक्ति की बॉडी किसी खेत के पास जला दी गई है। हमारे द्वारा फॉरेंसिक टीम को वहाँ पर बुलाया गया और फॉरेंसिक टीम को बुलाने के पश्चात काफ़ी CCTV कैमरे भी चेक किए गए, जिसमें प्रतीत हो रहा था कि जो आरोपी है वह जो मृतक को साथ में अपने ले जा रहा था, जिसकी पुष्टि घर वालों के कथनों से भी होती है। उसके पश्चात सर्वप्रथम उसने गला घोट के उसकी मृत्यु पारित की, उसके पश्चात उसकी बॉडी को जला दिया और उसके पश्चात मिट्टी डाल के छुपा के गुमशुदगी कराने थाने पे आए। तो इस संपूर्ण प्रकरण में हमारे द्वारा उनकी पत्नी और वो जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया है और उसमें 300 मर्डर की धारा लगा के विवेचना हमारे द्वारा की जा रही है। धनराज अपने पीछे एक बेटा और बेटी छोड़ गया है जो अपनी ही मां और उसके प्रेमी के खिलाफ गवाही देने को तैयार है। दोनों बच्चे अपने पिता के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। उन दोनों को फांसी होनी चाहिए। उनके घर अब भी हाल वहाँ रखने चाहिए। इतना सा भी बचना चाहिए सर। उनके घर है ना बिल्कुल धूल के समान होने चाहिए उनको मतलब पूरा सबूत मिटाने के लिए इतना पूरा अपन डूब जाए, इतना गहरा गड्ढा खोद के उसमें पहले तो इन्होंने अस्थियां डाली, फिर मिट्टी डाली, फिर राख डाल दी और फिर उस गड्ढे को पूरा खुद के कुएं पे। ये बात चौधरी के ही कुएं की बात है। एक पत्नी ने अपना ही सुहाग उजाड़ दिया, अपने ही बच्चों को अनाथ कर दिया और दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। अवैध रिश्तों और कत्ल की सच्चाई सामने आने के बाद मंदसौर के दूधाखेड़ी गांव में सन्नाटा पसरा है। लोगों की मांग है आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, आरोपी पंकज के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। आगे कानून को अपना काम करना है, कोर्ट को सजा सुनानी है। धनराज को इंसाफ मिलना बाकी है, लेकिन एक बात साफ है, दुनिया का कोई भी इंसाफ धनराज को वापस नहीं ला सकता और पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को जिस तरह कलंकित किया गया वो दाग भी कभी नहीं मिटाए जा सकेंगे। BSTV के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BSTV और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।